साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। कुछ कहने से पूर्व एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, आज ऐसा हुआ, एक तरफ तो जंतर मंतर पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनर्स्थापित कराने के लिए बहुत बड़ा पूरे देश भर का हुजूम उमड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज का एक हीरो जिसका नाम गोल्डन दास था, वो बिहार से था, बहुत ही बहादुर योद्धा था। आज उसको बीच बाजार में कुछ गुंडों ने गोली से मारकर भून दिया गया और उसकी डेथ हो गई। साथियों, ये वो बहादुर नौजवान था जिसने अभी 1 महीने पहले नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का घेराव किया था, ताले लगवाने की कोशिश की थी। कहा था ये कमीशन क्या दिखावे का है, ये है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पर सारे के सारे दूसरे लोग काम कर रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट को कभी भी नहीं चाहते, ना उनके पक्ष में कोई फैसला देते हैं। शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारी सब ये जोड़ दिए जाएं तो वहाँ पर मुश्किल से 20% से भी कम निकलेंगे, और बाकी वो सब सवर्ण जाति के अधिकारी, डायरेक्टर आदि आदि सारे भरे पड़े हैं, जो सरकार से अनाप शनाप पैसा मिलता है, मौज लेते हैं, और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर जो अत्याचार होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई नोटिस नहीं भेजते, कोई कार्रवाई नहीं करते। वो व्यक्ति यहाँ बिहार से दिल्ली आकर के अभी आपने देखा 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का घेराव किया था। इस व्यक्ति ने इतना ही नहीं, बिहार में करीब 38 थानों पर ताला लगाया था, एसपी ऑफिस में ताला लगाया था कि जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप लोगों को इतनी हैवी तनख्वाह मिल रही है, सुख सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है, फिर भी अत्याचार क्यों होते हैं, अन्याय क्यों होता है, जिससे पूरे बिहार में उसकी छत बनी थी, उसके साथ साथ देश में छत बनी हुई थी। साथियों, ये बड़े अफसोस की बात नहीं बल्कि एक चैलेंज है पूरे देश के बहुजन समाज के युवाओं को कि इस घटना को यूं ही नहीं जाने दिया जाना चाहिए। एक इस समाज का गोल्डन दास पासवान, जिसका नाम था, जिसकी उम्र करीब लगभग 30 साल से अभी कम थी, वो अपनी बहन को एक सेंटर पर एग्ज़ाम के लिए छोड़ने के लिए गया था, और वहाँ से वो आ रहा था, बीच बाजार में आकर के उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कर रही है नीतीश सरकार, क्या कर रहा है वहाँ का प्रशासन? अभी आपने देखा चिराग पासवान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेलीकॉप्टर से वहाँ जैसे सूचना मिली वैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके परिवार के लोगों से मिलते हैं और उनको ढाढ़स बनाते हैं और वादा करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन अफसोस है कि नीतीश सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर नीतीश सरकार क्या कर रही है, पूरा देश जानता है कि पलटू राम की सरकार है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। काय बात का मुख्यमंत्री है, शासन संभलता नहीं है, प्रशासन संभलता नहीं है, केवल और केवल चाटकार का करता है। मिस्टर मोदी जाते हैं उनके पैर छूता है। कितनी शर्मनाक बात है। ओबीसी समाज जिसकी आबादी देश में 54% है, उसका मेंबर, उसका सदस्य होने के नाते इतनी बड़ी पावर, ताकत हाथ में आते हुए भी वो मोदी के पैरों के नीचे गिड़गिड़ाता है। ऐसी क्या मजबूरी है? साथ साथ इसके अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है SC/ST समाज के आरक्षण को 2 भागों में बांटने वाला, उस पर भी इस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश जी हैं, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। अभी अयोध्या में कांड हो गया, कई लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। क्या कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनका DNA टेस्ट होना चाहिए। अरे इतनी शर्म की बात है। कानून क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या है, वो लड़की 12 साल की थी और कितने लोगों ने हैवानियत की, उनके टेस्ट कराते हो, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का जघन्य अपराध किया हुआ है। अभी तक अखिलेश यादव ने भी, जो 1 अगस्त का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का,
SC/ST आरक्षण को 2 भागों में बांटने वाला, उस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने भी एक शब्द नहीं कहा है। इस तरह से ये लोग एक तरफ जहाँ PDA बनाते हैं और दलित समाज की, SC/ST समाज की, माइनॉरिटी समाज की बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ मौका आने पर इनका असली रूप सामने आ जाता है। साथियों, आज ये सब बातें मैं नहीं करूँगा। आज बात करूँगा केवल गोल्डन दास पर। गोल्डन दास समाज का एक उभरता हुआ यंग नौजवान चेहरा था, जो आगे चल कर के इस देश के लिए बहुत कुछ करता, इस देश को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था, न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन केंद्र सरकार मौन है, बिहार सरकार मौन है, उत्तर प्रदेश सरकार मौन है, किसी की आवाज़ नहीं खुल रही। इसी तरह से होता रहा तो कल जो बहुजन समाज के युवक हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आकाश आनंद हो, चंद्रशेखर हो, जयप्रकाश हो, कोई भी हो, सबको इसी तरह से मार दिया जाएगा। तब क्या करोगे? इसलिए ये घटना केवल इंडिविजुअल नहीं है, गोल्डन दास नहीं मारा गया, बल्कि इस समाज के, बहुजन समाज का एक वो हीरो मारा गया या मरवा दिया गया, जो आगे चल कर के बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता था। साथियों, इस संबंध में पूरे देश भर से जो अब तक प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें गुजरात से डॉक्टर दिनेश परमार, जो वहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं, इस समय कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है इस घटना का बदला जरूर लिया जाएगा और इसके लिए और बहुजन समाज के युवाओं को बचाने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए पूरा गुजरात साथ देगा। इसी क्रम में शांति प्रकाश, आलोक कुमार, हेमंत सिंह एलोरिया, GD सक्करवार, जो टूंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इस घटना को यूं ही नहीं जाने दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हर स्टेट से अभी तक बहुजन पैगाम पर जो समाचार मिले हैं, बनारस से भी समाचार मिले हैं, बनारस के लोग अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने वाले भी हैं, आ रहे हैं, और इस घटना को यूं ही नहीं जाने दिया जाना चाहिए। गोल्डन दास केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो समाज का एक उभरता हुआ चेहरा था, जिसको समाप्त कर दिया गया एक साजिश के तहत। इस तरह से जिन लोगों ने मारा है और जिन लोगों की सह पर मारा है, वो नहीं चाहते कि SC/ST समाज समता की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से देश में हर क्षेत्र में बराबरी कर सके, इसलिए उनको निपटाने का काम करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन पैगाम से के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी से मांग करता हूं कि इस मामले को जोर शोर से उठाएं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। इसी संबंध में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, प्रकाश राव अम्बेडकर की तरफ से, हर तरह से, हर जिले से, हर स्टेट से समाचार जो मिल रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि देश में अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक दूसरी समस्या क्रिएट की जाती है। अभी अभी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने का और दोबारा लगाने का मसला सॉल्व नहीं हुआ। अभी अभी हजारों लाखों लोग जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। 21 अगस्त 2024 को पूरा भारत बंद होगा, तब तक उससे पहले गोल्डन दास का मामला आ गया, गोल्डन दास को रास्ते से हटा दिया गया। साथियों, क्या हो रहा है, क्या कर रही है इस देश की सरकार और सरकारें? केंद्र सरकार, क्या सरकारों के पास साधन नहीं है? पुलिस उनके पास है, CBI, ED, तमाम दुनिया की एजेंसियां उनके पास हैं। क्या सब फेल हो गई हैं या जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या कर रही है इस देश की मीडिया, जो मोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जो पूंजीपतियों के हाथ में है? कहीं कोई खबर नहीं दिखाती। यदि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन घटनाओं को आपके सामने नहीं लाएं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके समाज पर आज क्या गुजर रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या कर रही है न्यायपालिका?
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं क्या नौकरी करते हैं? क्या देश के लिए उनको परवाह नहीं है? देश के लिए काम करते हैं, अपनी नौकरी की परवाह करते हैं? तो ये ऐसा वक्त आ गया है कि जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस में कर रहे हैं? SC ST के रिजर्वेशन को 2 भागों में बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, इधर उधर के जो मामले, अहम मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर साइलेंट है, कोई फैसला नहीं देते। चाहे पेगासस मामला हो, प्रधानमंत्री केयर फंड का मामला हो, राफेल का मामला हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो, बहुत सारे जितने डिसीजन पेंडिंग डाल दिए, उन पर कोई फैसला नहीं। SC ST के आरक्षण का कोई मामला ही नहीं था, न कोई आवाज़ उठा रहा, किसी को पता ही नहीं था। क्या इंटरेस्ट था CGI साहब को कि एक बेंच गठित की और क्या नाम 2004 का 5 जजों का फैसला अभी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का, और SC ST के आरक्षण को 2 भागों बांट दिया। बट व्हाट द नीड? किसने पूछा था? कोई मांगा? कोई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया था कि हमारा ये न्याय कर दो? पूरे देश से आज ये अफवाहें नहीं, हकीकत में लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम के माध्यम से ब्राह्मणों और बनियों की पंचायत हो गई है। और फैसला किस पे दे रहे हैं? SC ST के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, OBC पे फैसला दे रहे हैं, माइनॉरिटी फैसला दे रहे हैं, अपने पे कोई फैसला नहीं कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम जज बने आ रहे हो। भाई तुम्हारे बाबा जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, बाप जज, खुद जज, आगे लड़का लड़की जज, वो व्हाट इज दिस? इस तरह से क्या ये हो रहा है? क्या देश तो सबका है, सुप्रीम कोर्ट सबका है, हाई कोर्ट सबका है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। वी वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री नाउ ऑन द प्लेस ऑफ रिजर्वेशन। हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको सबको। अब ये नहीं चलने वाला है कि 10% लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे, हाई कोर्ट को कवर करेंगे, शासन प्रशासन को, मीडिया को, ED CBI। बताओ ED और CBI में कितने लोग SC ST के हैं, कितने लोग OBC के हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं? शायद एक भी अधिकारी नहीं होगा। कहीं बाई चांस सिक्का दुक्का निकल है, उसका कोई एग्जिस्ट नहीं। उसका मतलब क्यों नहीं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 34-35 जज हैं, उसमें 1-2 सुपरकास्ट के बना दिए और उनको वो काम दे दिया जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो नेशनल लेवल के मैटर होते हैं उनको ये अपने हाथ में रखते हैं, उन पर वो फैसले देते हैं जो सरकार को पसंद आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार के कहने पर सरकार के लिए काम करती है अथवा देश के लिए काम करती है? साथियों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोग डरते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। बट ये डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट मैं बताता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देशवासियों को समझ लेना चाहिए वहाँ होता है जहाँ पर किसी ऑनरेबल जस्टिस के खिलाफ आप कोई बात करते हैं, उसके कार्यों के खिलाफ कोई बात करते हैं, व्यक्तिगत कैरेक्टर को लेकर कोई बात करते हैं, वहाँ पर तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तो सिस्टम है, इसमें हमारा भारत का संविधान हमको राइट देता है समीक्षा करने का, बोलने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता इसलिए। लेकिन देश के लोग समझते नहीं, क्योंकि आज तक उनको पढ़ाया नहीं गया। किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनको संविधान नहीं पढ़ाया जाता। लॉ ग्रेजुएशन में जो लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, जबकि संविधान तो पूरे देश के लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी नोटिस में होना चाहिए। यहाँ कुछ समय पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, आज से 4 साल पहले, तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि संविधान को कंपलसरी करेंगे, इंटर कॉलेज में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे जो हमारे अंडर में होगी। लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं पढ़ाया गया, अभी तक नहीं पढ़ाया गया। घोषणा कर दी गई और लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन वो गलत हुआ। अब केजरीवाल साहब जेल में हैं, बाहर आ जाएंगे 2-4 दिन में, 10 दिन में। मनीष सिसोदिया की जमानत आज हो गई है, वो शाम तक बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 17 महीने जो उनको जेल में रखा गया वो गलत तरीके से रखा गया। ED के पास कोई सबूत नहीं। तो इस तरह के कानून बना दिए गए हैं जिससे लोगों को जेल में रखो, विपक्ष को जेल में रखो और अपने मन के कानून बनाते जाओ, पास करवाते जाओ। आज क्या हुआ पार्लियामेंट में? स्पीकर साहब को, धनखड़ साहब को गुस्सा आ गया। वहाँ पर जया बच्चन ने कुछ बोल दिया
कमेंट कर दिया, नाराज हो उठ करके चले गए। तो ये हो रहा पार्लियामेंट में। जब अध्यक्ष कोई गुस्सा आने लगेगा तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए, गुरुद्वारा कहिए, बुद्ध विहार कहिए, कुछ भी कहिए, सब कुछ है और सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। तो पहले तो चेयरमैन को जो डाइस पे बैठा हुआ है उसे इस तरह की भाषा, लैंग्वेज और शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी भी माननीय सांसद को बुरा लगे या उसको चोट पहुंचाए। और माननीय सदस्यों को भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो चेयरपर्सन है उसके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत बात कही जाए। ये चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। इसी संबंध में अभी चंद्रशेखर जी ने सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट किया हुआ है कि यहाँ क्या हो रहा है, आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा की व्यवस्था कभी नहीं, संविधान इसमें कभी भी इस तरह की व्यवस्था क्रिएट नहीं किया। आरक्षण क्यों दिया गया? क्या कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 341 और 42 में आरक्षण की व्यवस्था है। एससी के लिए 341 में, एसटी के लिए 342 में और ओबीसी के लिए 340 में। ये व्यवस्थाएं संविधान में दी गई हैं डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। उसमें कहीं पर भी कोटे में कोटा करने की व्यवस्था नहीं है। ये असंवैधानिक आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने पास किया हुआ है, एक जज को छोड़ करके, बेला एम त्रिवेदी। उन्होंने सही फैसला दिया और जो 5 जजों का फैसला था 2004 का, उसको उन्होंने अप्रूव किया। इस तरह के जब फैसले होंगे तो लोग न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? कहीं कोई अत्याचार हो, घटना होती, कोर्ट में चलो। अब कोर्ट में जज इस तरह का करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट की गौरव गरिमा, हाई कोर्ट की गौरव गरिमा गिरती है। अभी आपने देखा, सवेरे में सुन रहा था, देख रहा था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है। कहा सुप्रीम कोर्ट हमारा बॉस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान के अनुसार हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन अलग है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन अलग है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द मास्टर ऑन द हाई कोर्ट्स। तो ये बात बुरी लग गई और बाद में शायद उस पर नोटिस किए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई हो मैंने नहीं कह सकता, 2-4 दिन में पता लग जाएगा। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ने वाली है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में क्या पिछले 10 सालों से जो CJI साहब अपॉइंट किए जाते हैं उनको पता नहीं किस तरह का निर्देश दिया जाता है या डायरेक्शन दिए जाते हैं कि इस पैटर्न पे आप काम करेंगे, उसी पैटर्न पर वो काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट की गौरव गरिमा भी नीचे गिरती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी गिरती जा रही है। इस दशा में सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से EVM के जरिए भारत का लोकतंत्र खत्म किया गया, उसी तरह से कोलिजियम के माध्यम से भारत की जुडिशरी को गिराया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और उसकी गौरव गरिमा को हटाया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट कोलिजियम के माध्यम से नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए। नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए, जिस तरह से UPSC होता है उस तरह से, और उसमें जो सिलेक्ट होकर के आए उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनाना चाहिए। उसमें सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। OBC है, SC है, ST है, न कि वहाँ पर जाति विशेष और वर्ग विशेष के लोग होने चाहिए। इसीलिए न्यायपालिका की ये पूरे देश में थू-थू हो रही है। अभी आपने देखा सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट 2 दिन पहले, और भी अब लोग कहने लगे हैं। अभी नंदा भाई का स्टेटमेंट था, नंदा फौजी कहते हैं, बहुत गर्म दल के नेता हैं, वो बोलते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है अभी 2 दिन पहले, वो कोई इंडिया में होने की नौबत ना आ जाए। इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो सरकार को भी सावधान होना चाहिए और सबको बराबर समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार किसी की हो, हम उसकी कोई आलोचना नहीं करते, चाहे BJP की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, RJD की हो, किसी की भी हो, लेकिन सबको समान रूप से व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। केवल नारा देने से कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। अब लोग कहते हैं भाई सबका साथ तो दिया सबने, विकास तुमने अपनों कर दिया 15% वालों का है। सारी यूनिवर्सिटी में वही भरे पड़े हैं, सारे जो शासन में, प्रशासन में मुख्य सीटों पर वही भरे पड़े हैं, उसमें SC SC OBC माइनॉरिटी का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो किस तरह से सबका विकास होगा? देश तो मजबूत तभी होगा
जब सब लोगों की उसमें भागीदारी होगी और सब लोगों को भागीदारी समझ करके देश को अपना देश समझेंगे। लोग क्या काम करते हैं आज की व्यवस्था को देखते हुए, अपनी जात को ज़्यादा महत्व देते हैं। यूपी का मुख्यमंत्री मिस्टर योगी क्या कहते हैं, छत्री होना कोई क्या नाम अभिशाप है, यानी वो छत्री हो ठाकुर जाति से हैं तो छत्री पे बहुत बड़ा घमंड करते हैं, वो बहुत बड़ी जात है। उसी तरह से और लोग जो हैं वो छत्रियों के इतिहास नहीं पढ़े, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं पढ़ा, उन्होंने अर्जुन सिंह को नहीं पढ़ा। वो वास्तव में यदि कोई हैं तो छत्री करने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सबके लिए किया। आप जानते हैं मंडल आयोग जब बना और जब उसकी सिफारिशें लागू करने के लिए आई तो किसने लागू किया, बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। वो शुरुआत तो नहीं थे, न ओबीसी थे। उन्हें छत्री कहो, ठाकुर कहो, या समाज का या देश का हितैषी कहो, या समान विचारधारा रखने वाला नेता कहो, उनको यदि छत्री कहा जाए तो ये बात फिट बैठती है। उसी तरह से अर्जुन सिंह को कहा जाए, अर्जुन सिंह ने कभी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए और सवर्णों के लिए भी उन्होंने समान न्याय किया हमेशा। तो वो भी ठाकुर बिरादरी के थे। इस समय मौजूदा हालत में आम आदमी पार्टी से मिस्टर संजय सिंह हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और ठाकुर समाज से आते हैं। वो बात करते हैं, उनकी बात से मिस्टर योगी को समझ लेनी चाहिए कि वास्तव में क्षत्रिय कौन हो सकता है। घमंडी आदमी क्षत्रिय कभी नहीं हो सकता। क्षत्रिय वो हो सकता है जो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और बर्दाश्त करते हुए उनके लिए समतापूर्वक, समानता, धैर्य के साथ उनको समान न्याय दिलाने की बात करता है। आज जो संजय सिंह कह रहे हैं उससे पहले भाई बीपी सिंह ने कहा था, भाई अर्जुन सिंह ने कहा था, भाई महाराणा प्रताप ने कहा था। इससे पहले आपने देखा करणी सेना थी। करणी सेना का रुख पहले बदला हुआ था, लेकिन जब वो चंद्रशेखर आज़ाद के कांटेक्ट में आई अथवा चंद्रशेखर आज़ाद उसके कांटेक्ट में आए, बात एक ही है। करणी सेना साफ कर दिया कि वो सब एक हैं, कोई उनसे छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके लिए समानता के व्यवहार करते हैं। केवल और केवल यूपी का मुख्यमंत्री मिस्टर योगी अपने को छत्री समझता है और छत्री समझ करके वो अपने उस पता नहीं क्या सबसे बड़ा आदमी समझते हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया से भी कहते हैं छत्री होना कोई गुनाह है क्या, अरे दलित होना कोई गुनाह है क्या, ये क्यों नहीं कहते, ओबीसी होना कोई गुनाह है, मुस्लिम होना कोई गुनाह है। और ये किसने बना दिए भाई, एक बात बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे किसने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। तो उस पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि आप चलेंगे तो ना तो देशभक्त कहलाएंगे, ना देश के हितैषी कहलाएंगे और ना ही देश के लिए कुछ कर पाएंगे, बल्कि बदनाम हो जाएंगे। साथियों, इसी क्रम में अभी अभी देखा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी का है, डॉक्टर मोहन सिंह। क्या हुआ, जो SC ST के डेवलपमेंट का कोटा, यानी बजट में जो कोटा उनको दिया गया, उस कोटे की रकम से क्या होगा, गौशाला बनेगा और मंदिर बनेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। जिस ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल के अंतर्गत रिजर्वेशन की व्यवस्था की, समान धारा में जोड़ने की व्यवस्था की, वो ओबीसी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह कहता ही नहीं है, कर दिया है कि जो SC ST के डेवलपमेंट का बजट है, पैसा है, वो मध्य प्रदेश में मंदिर बनाने में और गौशाला बनाने में खर्च किया जाएगा। साथियों, ध्यान देने की बात है, ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे ओबीसी समाज में फैल रही है और SC ST समाज के जो लोग भी इसी विचारधारा पर चलते हैं और 131 वहाँ पर गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए हैं, उन पर भी ये लागू होती है। चिराग पासवान ने एक बात बहुत बढ़िया कही, वही बात चंद्रशेखर ने भी कही, वही बात आठवले ने भी कही और मायावती जी तो शुरू से कह रही हैं, बसपा तो शुरू से कह रही है कि हम पार्टी विशेष के तो बाद में हैं, पहले समाज के हैं, समाज से हम गद्दारी नहीं कर सकते। और चिराग पासवान ने तो चिल्ला के अब भी कहा है, और सबसे पहले वो व्यक्ति ऐसा है, सबसे पहले गोल्डन दास के घर गया और वहाँ पर जाकर के उस परिवार से मिला और उसको न्याय दिलाने की बात की। साथियों, ज़रूरत है, इस समय बड़ी तेज़ी से पूरे देश में उबाल आ रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे देश में SC ST
के खिलाफ जो सरकारें इस समय बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी जाति का हो, उसी पैटर्न पर काम कर रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए पूरे देश के बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए और कहीं पर ऐसी घटना हो उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो जो उनको कंपनसेशन दिया जाता है, तो सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन दबंग लोगों ने, जातिवादी लोगों ने किसी गरीब आदमी को मारा है, सबसे पहले उनके नाम जितनी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति है, वो जब्त होनी चाहिए और जब्त होने के बाद उस मृतक परिवार को दी जानी चाहिए। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो नागरिकों का, अपने राज्य के नागरिकों का जिम्मेदार होती है, वो उसे वोट देते हैं, उनकी रक्षा का जिम्मेदारी उस पर होती है, वो पूर्ति स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के मारे जाने पर कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा उसको मिलना चाहिए, कम से कम, नहीं तो 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ भी होना चाहिए। और अभी जब कोरोना पीरियड था, केजरीवाल ने दिया था। एक हरियाणा का व्यक्ति था जो पुलिस में था, तिहाड़ जेल में था और कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई, तो दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल ने, उसे 1 करोड़ का मुआवजा दिया था। यानी कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर, तो जब इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तब तो उसे 5 करोड़ मिलना चाहिए। और ये आवाज़ चंद्रशेखर को, चिराग पासवान को, बीएसपी सुप्रीमो को और तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूती के साथ उठानी चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी का, अखिलेश कुमार जी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस संबंध में कभी सोचते ही नहीं हैं। कोई मर जाए, जिंदा रहे, कहीं कोई अत्याचार हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं। उनका मतलब है अपनी एमएलए एमपी की सीट निकालना, केवल राजनीति के लिए राजनीति करना, न कि बहुजन समाज के लिए राजनीति करना। साथियों, वक्त आ गया है, पहचान करो ऐसे राजनेता, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, माइनॉरिटी के हों, चाहे सवर्ण हों, किसी कम्युनिटी के हों, जो समाज और देश के लिए काम करें, उन्हीं को आप वोट दीजिए। जो केवल व्यक्तिगत अपने के लिए, अपनी पार्टी विशेष के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए काम करें, उनको आप नकार दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बहुजन पैगाम आपका पैगाम है, बहुजनों का पैगाम है, बहुजनों के लिए पैगाम है, बहुजनों को दिया जाने वाला पैगाम है। और इस YouTube चैनल को आप घर घर तक पहुंचाने का काम करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसकी वजह से देश का हर व्यक्ति जो बहुजन पैगाम के माध्यम से वीडियोस और पोस्टिंग्स जाती हैं, उनको पढ़ करके जानकारी हासिल करके वो आगे बढ़ सके, समता की बात कर सके, समानता की बात कर सके और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश को चला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।